जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 10 में व्याकरण संभाग में भाषा की पहचान में भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन किया। उस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न थे, जिसमें आओ करे 7 और आओ करे 8, हमने समाप्त कर लिया है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 73 पर। पृष्ठ संख्या 73 ये आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। इसे हम खोल लेंगे। यहाँ आओ करे 9 आपका जो प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को आज हल करने की बारी है। ये भी आपके बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको एक विकल्प जो सही है उसका चयन करना है, बाकी अन्य जो विकल्प है उनको छोड़ देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के हम देखेंगे, यहाँ विकल्प में दिए गए हैं। ये पहला प्रश्न है 1 2 3 4। तो यहाँ व्याकरण के कितने अंग हैं? तो हमने पिछली कक्षा में पठन कार्य में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यानी ये तीन जो आपके समक्ष ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका सही होगा। यहाँ पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा आपका प्रश्न है कि व्याकरण हमें क्या नहीं सिखलाता? व्याकरण के द्वारा हम क्या नहीं सीखते हैं, उस ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो शुद्ध शुद्ध लिखना, ये भी व्याकरण हमें सिखाता है। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये भी हमें व्याकरण सिखाता है। शुद्ध शुद्ध नाचना, ये हमें व्याकरण नहीं सिखाता है। शुद्ध शुद्ध बोलना, ये हमें व्याकरण सिखाता है। तो जो हमें नहीं सिखाता, उसी ऑप्शन पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। या देखेंगे शुद्ध शुद्ध नाचना, ये जो है इस विकल्प को हम टिक कर देंगे। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा जो आपका प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और कथा विचार। तो अभी पहला प्रश्न जो है कि उसमें व्याकरण के कितने अंग हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीन हैं व्याकरण के अंग। लेकिन इसमें जो चौथा ऑप्शन है कथा विचार, ये आपका गलत है, ये व्याकरण का अंग नहीं है। यहाँ हम कथा विचार के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। यानी ये ऑप्शन जो है ये व्याकरण का अंग नहीं है। बाकी ऊपर के तीन जो हैं वह व्याकरण के अंग हैं, उनको नहीं लगाना है। लेकिन जो कथा विचार है उस पर आपको सही का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि कथा विचार जो है व्याकरण का अंग नहीं है। व्याकरण नियम, व्याकरण किसका नियम बताता है? व्याकरण किसका नियम बताता है? भाषा का, बोली का, लिपि का, भाषण का। तो व्याकरण किसका नियम बताता है? तो आप ऑप्शन में है आपके समक्ष कि भाषा, बोली, लिपि और भाषण। तो व्याकरण किससे रिलेटेड होता है? ग्रामर जो होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, आपकी भाषा से रिलेटेड होता है। तो भाषा, बोली, लिपि और भाषण में आप भाषा के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ आपका भाषा सही हो जाएगा। फिर अंत में जो है जो पांचवा प्रश्न है आपका, व्याकरण को क्या माना जाता है? व्याकरण को क्या माना जाता है? तो व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है, एक संग्रह है, एक विग्रह है। क्या है? तो व्याकरण आप देखेंगे तो व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। तो यहाँ पर जो शास्त्र आपके समक्ष ऑप्शन में दिया गया है, इस शास्त्र को हम सही का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ आपका ये जो आओ करे 9 ये समाप्त हुआ। आओ करे 9 के पश्चात हम अगली पृष्ठ संख्या पर बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 74 पर। इसमें आओ करे 10। आओ करे 10 में आप देखेंगे कि दो स्तंभ बनाए गए हैं, उनको लिपि और भाषा के तहत आपस में मिलाना है, मिलान चिन्हों के द्वारा। एक तरफ देखेंगे भाषा का कॉलम है और दूसरी तरफ देखेंगे आप लिपि का कॉलम है। तो पहले में आप देखेंगे भाषाएं लिखी हुई हैं, जिनमें बोडो, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और मराठी, ये आप देख सकते हैं इसमें। और दूसरी तरफ लिपियां दी गई हैं, वो रोमन देवनागरी, फारसी, बांग्ला देवनागरी, गुरुमुखी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बोडो किसके है, बोडो किससे रिलेटेड है? बोडो को हम देवनागरी से मिला देंगे। जहाँ भी देवनागरी लिखा होगा, बोडो को हम किससे मिला देंगे? देवनागरी से। ये देखेंगे आप, ये बोडो, ये आपका देवनागरी से मिल गया। ठीक है। अब हम देखेंगे बांग्ला। बांग्ला, बांग्ला के लिए हम देखेंगे कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती है। तो बांग्ला के लिए बांग्ला लाई जाती है। तो बांग्ला को हम बांग्ला से यहाँ पर
अटैच कर देंगे। तीसरा है आपका पंजाबी। पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है, वो है गुरुमुखी। तो पंजाबी को हम गुरुमुखी से कनेक्ट कर देंगे। फिर अब आगे देखेंगे उर्दू। तो उर्दू की जो लिपि क्या है, वो है आपका फारसी। उर्दू को हम फारसी से मैच कर देंगे। ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे अंग्रेजी दिया हुआ है। तो अंग्रेजी आपका किससे मिल मैच करेगा, तो रोमन से। तो अंग्रेजी को हम देखेंगे रोमन इस लिपि में कहाँ है, कॉलम में, तो रोमन यहाँ है। रोमन से हम मैच कर दिया हमने अंग्रेजी को। उसके पश्चात हम देखेंगे संस्कृत। तो संस्कृत की वह लिपि क्या है, संस्कृत की भी लिपि आपकी देवनागरी है। तो देवनागरी से हम कनेक्ट कर देंगे संस्कृत को भी। इसके पश्चात हम देखेंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी आपका वो रोमन लिपि से कनेक्ट है। रोमन लिपि हम ढूंढेंगे, यहाँ है आपका रोमन लिपि। ये रोमन से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके पश्चात हम देखेंगे मराठी। मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, मराठी को भी हम देवनागरी, यहाँ बची है एक देवनागरी यहाँ पर, इससे हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों हमने ये जो मिलान चिन्हों की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त किया। यानी आपका आओ करे 10, ये जो मिलान चिन्हों का है, भाषा को लिपि से मिलाना, इसे आप भली भांति देख लेंगे कि किस भाषा को किस लिपि से मिलाया गया है। यह बहुत आवश्यक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छे से देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस वीडियो से और जो संबंधित अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका आओ करे 11। आओ करे 11 में आप देखेंगे कि नीचे कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं और बोलियां मिल गई हैं, उन्हें अलग अलग कर सही स्थान पर लिखिए। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या हैं और बोलियां, ये पिछली अभ्यास प्रश्नों में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि भाषा और बोली। तो भाषा कौन सी है और बोली कौन सी है। तो भाषा वाले कॉलम में आप भाषा लिख देंगे, यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा जो कॉलम बना है बोलियां, बोलियों वाले कॉलम में इस पीले बॉक्स में से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये पीला बॉक्स, ये देख सकते हैं आप। पीला बॉक्स जो दिया गया है इसी में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और भाषाओं के अलावा बोलियों का भी कॉलम है। तो आप उसमें भाषाओं में इस पीले बॉक्स में से छांट कर भाषाएं लिख देंगे और देन आफ्टर आप उसी पीले बॉक्स में से छांट कर बोलियों को बोलिए वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ आपका अभ्यास प्रश्न और ये पूरा पाठ आपका समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय पाठ 11 की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।